नमस्ते प्रिय मित्रों, प्रिय अभिभावकों, प्यारे बच्चों। सफलता ग्रुप आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। सफलता परिवार की ओर से नव वर्ष 2022 की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। 2021 का समापन हो चुका है और 2022 में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये 2022 आपके लिए नई उमंगों और ऊर्जा का संचार लेकर आए। आपकी हर इच्छा और अभिलाषा पूर्ण हो। आपने जो सोच रखा है, आप जो करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप हासिल करें। और ये सब संभव हो पाएगा आपकी इच्छा शक्ति से। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत रखे, आप में ऐसी ऊर्जा का संचार करें कि आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने मनोरथ को सिद्ध कर सकें, अपनी आशाओं, इच्छाओं, अभिलाषाओं को पूरा कर सकें और देश की तरक्की में अपनी भागीदारी निभा सकें। ऐसे समय में जब पूरे विश्व में कोरोना क्राइसिस चल रहा है, पुनः 2022 के एंटर होते होते शुरुआत में ही हम वापस कोरोना के एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सामना करने जा रहे हैं, जहां सभी वैज्ञानिक यह उम्मीद जता रहे हैं, यह आशा जता रहे हैं कि बहुत ही जल्दी हिंदुस्तान में थर्ड वेव आने वाली है। 2020-2021 में हम लोगों ने दो लहरों का डटकर मुकाबला किया है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। यह जो विजय दो लहरों पर हमने प्राप्त की है, यह हम सबके संयुक्त प्रयास से, सरकार के और जनता के संयुक्त प्रयास से संभव हो पाया है। इसी तरीके से हम पुनः इस तीसरी लहर पर भी विजय पाएंगे। लेकिन अति आत्मविश्वास हमेशा नुकसानदायक होता है। हमें संयम और धैर्य से और पूरे सुरक्षित तरीके से अपने आप को कोविड एप्रोप्रिएट उस एनवायरनमेंट में ढालना होगा, जहां पर हम इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्प्रेड को रोक सकें। अब इसमें हमें करना क्या होगा? हमें करना यह है सिंपल कि मास्क का लगातार उपयोग करना है। अभी जनरली हो क्या रहा है कि हम लोग जैसे फर्स्ट वेव और सेकंड वेव पर हमने विजय प्राप्त की, हम लोगों को लगा कि कोरोना ऐसे ही है और आ जाएगा और चला जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने सेकंड वेव में देखा, कितने ही हमारे नागरिकों की जान गई, कई परिवारों के घर उजड़ गए, उनके कमाने वाले बच्चे कोरोना की भेंट चढ़ गए। ये केवल नासमझी के कारण, जाने और अनजाने में वह लोग कोरोना के संपर्क में आए और वह काल के ग्रास बने। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ भी आप जाएं, ऐसे समय में जब वापस तीसरी वेव आने वाली है, आप अभी से मास्क का उपयोग करने लग जाएं। ओवर क्राउडिंग एरियाज़ में न जाएं। जैसा कि अभी देखने को मिला नव वर्ष के शुरुआत में कि हजारों हजार लोगों की भीड़ नए वर्ष का स्वागत करने पिकनिक स्पॉट्स पर गई, धार्मिक स्थानों पर गई। मैं ये नहीं कहता कि हमें नहीं जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। लेकिन ऐसे समय में जब ऐसी संभावना है कि ओमिक्रॉन वायरस, जिसकी संक्रमण क्षमता बहुत ही ज़्यादा है, जो बहुत तेज गति से म्यूटेंट करता है और स्प्रेड करता है, जैसा कि वैज्ञानिक डॉक्टर्स हमको बता रहे हैं, सरकारें हमको बता रही है, इसकी जो संक्रमण क्षमता है वह कई गुना ज़्यादा है डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले। इसलिए हम सबको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम इस गुमान में नहीं रहें कि हमें कुछ नहीं होगा। यह व्यक्ति विशेष को देखकर नहीं आता है। पता भी नहीं चलता है कि कब हम इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आ गए, क्योंकि उस इन्फेक्टेड पर्सन को भी मालूम नहीं कि मुझे कोरोना है।
तो हो सकता है जिसके संपर्क में आप आ रहे हैं ऐसे क्राउडेड इलाकों में, क्योंकि क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हुई है। अभी आप देख लीजिए, जैसा कि माँ वैष्णो देवी के यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ वहाँ पर पहुँची, लगभग 50,000 लोगों की संख्या वहाँ बताई जा रही है। 12-13 लोग वहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं भगदड़ में। कई पिकनिक स्पॉट्स पर लोग गए और जहाँ पर कोई कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। अभी हमें देखने में आ रहा है कि जहाँ कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर नेताओं की रैलियाँ हो रही है, वहाँ पर हजारों लोगों की गैदरिंग की जा रही है और जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। ऐसे समय में सरकारों का भी ये दायित्व है कि वह इस तरीके से अपनी रैलियों का आयोजन करे जिसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हो। हमें आम लोगों को भी अपने आप में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। कोई हमें क्राउडिंग एरिया में कितने ही बुलाए, लेकिन हमें वहां पर पूर्ण सावधानी के साथ जाना चाहिए। यदि आवश्यक न हो तो हमें वहां जाने से गुरेज करना चाहिए, लेकिन यदि जाना आवश्यक है तो हमें इस तरह का बिहेवियर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। जैसे मास्क लगाओ, एक लिमिटेड जो दूरी है वह बनाकर रहें, लगातार हाथों को धोते रहें। तो इस तरीके से ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे हम लोगों को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, बनाना चाहिए। अपने बच्चों को भी यही चीज़ों के बारे में हमें समझाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ये छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, जो लगातार 2 साल से स्कूल से नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कुछ वापस अभिभावक कोरोना के डर के कारण कि कहीं हमारा बच्चा कोरोना से ग्रसित न हो जाए, इसके कारण कई बच्चों को अभी तक स्कूल नहीं भेजा गया है। तो कोरोना का सबसे ज़्यादा जो असर जो पड़ रहा है वह हमारे बच्चों की लर्निंग स्किल्स पर पड़ रहा है। उनकी लर्निंग स्किल्स बहुत डाउन हो रही है, बहुत कम हो रही है। ऐसे समय में जब इंडिया पूरे विश्व को एक नई दिशा और दशा प्रदान करने वाला है, वहाँ पर हमारा जो ये भविष्य है, हमारा भविष्य कोरोना के इस दौर में पिछड़ रहा है, पढ़ाई से पिछड़ रहा है। हमारे अभिभावक बच्चों को विद्यालयों में नहीं भेजना चाहते हैं। ऑनलाइन की इस समय व्यवस्था है, लेकिन अच्छे तरीके से बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा अभिभावक कहते हैं। लेकिन मैं उन अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जब हम ऐसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं जहाँ पर हमें अपने बच्चों को विद्यालय या ऐसे क्राउडिंग एरियाज में नहीं भेजना चाह रहे हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट ने, या इस समय पर जो टेक्नोलॉजी है उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का यदि हम सकारात्मक प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक होंगे। हमारे बच्चे निश्चित रूप से एजुकेशन की मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे, उनकी पढ़ाई किसी तरीके से बाधित नहीं होगी। लेकिन अभिभावकों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों को भी अपना माइंड सेट चेंज करना होगा। वह दिन गए जब एक रेगुलर पद्धति की तरह बच्चे विद्यालय में आते थे और अपनी एजुकेशन लेते थे। लेकिन अभी जब हम कोरोना के संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना का खतरा बना हुआ है, ऐसे समय में हमें टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना चाहिए। हम जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनेंगे उतना ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि लगातार हो सकता है कि जैसे लॉकडाउन लगा वापस, जैसा कि अंदेशा सरकारें जता रही है, साइंटिस्ट जता रहे हैं, तो फिर वापस हमारे बच्चे एजुकेशन से दूर हो जाएंगे, उनकी लर्निंग फिर प्रभावित होगी। 2 वर्ष से हमारे बच्चों की लर्निंग बुरी तरीके से खराब हो गई है। लगभग उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है, साइंटिस्ट बताते हैं कि बहुत ही खतरनाक तरीके से
उनकी जो लर्निंग स्किल्स है, लर्निंग एबिलिटी है, वह बहुत डाउन हो गई है। तो ऐसे समय में अभिभावकों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए, अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाइए, सकारात्मक तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए और अपने माइंड सेट को चेंज करिए। ये बहाना मत बनाइए कि ऑनलाइन से बच्चा नहीं सीख सकता है। ऑनलाइन से बच्चे सीख सकते हैं। मैं आपको कई इसके उदाहरण दे सकता हूं कि ऑनलाइन से बच्चे कैसे ज़्यादा सीख सकते हैं। ऑनलाइन में बच्चे आपके टीचर की क्लास को कई बार वह देख सकते हैं। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो वह उसी वीडियो को कई बार देख सकते हैं। लेकिन भौतिक क्लासों में, फिजिकल क्लास में ऐसा संभव नहीं था। केवल बच्चा टीचर से पूछ सकता था। फिर भी बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे शर्मीले स्वभाव के होते हैं, क्लासेस में वो पूछ नहीं पाते हैं। लेकिन यहां पर इस समस्या का, ऑनलाइन मोड में इस समस्या का समाधान हो जाता है कि बच्चे ऑनलाइन मोड में अपने टीचर के वीडियो को 2, 3, 4, 5 कई बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यदि वो डायरेक्ट पूछ नहीं पाता है तो ऑनलाइन में वह मैसेज पुट कर सकते हैं कि टीचर मुझे ये समझ में नहीं आया है, इसका वीडियो इस तरीके से आप दोबारा मेरे को भेजें या दोबारा वीडियो बनाएं। तो एक ही टॉपिक को बच्चे कई बार अपने घर पर ऑनलाइन देख सकते हैं, जबकि फिजिकल क्लासेस में ऐसा संभव नहीं था। फिजिकल क्लासेस में टीचर ने पढ़ाया, नेक्स्ट पीरियड में दूसरी चीज पढ़ाएगा, नेक्स्ट पीरियड में या नेक्स्ट डे में दूसरी चीज पढ़ाएगा। तो जो बच्चों को समझ में नहीं आता था या परेशानी होती थी या पूछने में उनको दिक्कत होती थी, तो वह बच्चे अपने शर्मीले स्वभाव के कारण उस टीचर से पूछ नहीं पाते थे। तो यहां पर इस समस्या का समाधान हो जाता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का यूज करने से, ऑनलाइन क्लासेस रहने से आपका बच्चा अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि स्कूल बंद हो चुके हैं। तो अब आप या तो अपने बच्चे को घर बिठाओगे तो क्या आप अपने बच्चे का भविष्य खुद अपने हाथों से खराब करने वाले हो? ऐसे दौर में जब हम ऐसे क्राइसिस से गुजर रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है अपने बच्चों की लर्निंग एबिलिटी को बराबर बनाए रखने की, वह केवल और केवल मात्र अभिभावकों की है। विद्यालय और टीचर्स उनका सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन जब तक अभिभावक नहीं चाहेगा तब तक विद्यालय और उनके टीचर्स, कोचिंग्स उनको सपोर्ट नहीं कर सकती, उनकी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें हमारे बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग करवानी है या नहीं करवानी है। करवानी है तो कुछ तो आपका बच्चा निश्चित रूप से सीखेगा, क्योंकि वह टीचर के लगातार संपर्क में रहेगा। तो इस तरीके से विचार मन में न लाएं कि ऑनलाइन से मेरा बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा। कुछ तो वो निश्चित रूप से सीखेगा, क्योंकि उसकी लगातार क्लासेस चलेगी, वो लगातार वीडियो देखेगा, तो निश्चित रूप से वो सीखेगा, निश्चित रूप से सीखेगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने स्कूल से या टीचर से उसे ऑनलाइन जोड़ेंगे। तो इस तरीके से मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि नए वर्ष का स्वागत हम बिल्कुल सावधानी से और उत्साह से करें। नया वर्ष 2022 हमारी सभी आशा और उमंगों को पूरा करेगा। हम कठिन मेहनत करेंगे और ये जो ओमिक्रॉन वायरस का स्प्रेड है, यह भी हम अपने संयुक्त उपायों से जीत पाएंगे। आप सभी इसमें साथ देंगे, सहयोगी बनेंगे। निश्चित रूप से हम सबके साझे प्रयासों से हम ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट को भी हराएंगे और हिंदुस्तान वापस अपनी प्रगति के रास्ते पर चलेगा। आपके हर इच्छाएं, आशाएं, हर मनोरथ सिद्ध हों, इस तरह की ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। और आप लोगों को ईश्वर इस तरह की ऊर्जा और ऐसे प्रेरणा का संचार करें कि आप हर विकट परिस्थिति से बाहर आने के लिए अपने आप को सक्षम बनाएं। ऐसा ईश्वर आपके अंदर प्रेरणा दे, ऊर्जा का संचार करें। पुनः आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, धन्यवाद।